मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, बही खाता एवं लेखा शास्त्र में, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले हम पार्टनरशिप संलेख के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जो लिखित संविदा होती है, लिखित साझेदारों के लिखित अधिकार होते हैं, वह पार्टनरशिप डीड्स कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम साझेदारी संलेख के अभाव में होने वाले नियम, यानी कि साझेदारी संलेख, यदि साझेदारी संलेख नहीं किया गया है, कोई नियम लागू नहीं किए गए, कोई रिटर्न सबमिशन नहीं दिया गया है, तो उसके अभाव में क्या क्या नियम लागू होते हैं पार्टनरशिप में। सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं हम लाभ हानि। जैसे कि ये साझेदार होते हैं सभी साझेदार, तो लाभ हानि को बराबर बराबर में ही बांटेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं बांटेगा, सभी बराबर बराबर लाभ हानि को बांटेंगे। चाहे उन्होंने कैसे भी लाभ प्राप्त किया है तो वह बराबर बराबर हिस्से में ही बांटेंगे। नंबर 2, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज की बात करते हैं। साझेदारों की पूंजी पर, साझेदारी संलेख में क्या कहा गया था कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन इसमें पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख का अभाव पाया जाता है। इसमें ब्याज नहीं दिया जाएगा। वेतन अथवा पारिश्रमिक, वेतन अथवा पारिश्रमिक वह लिखित होता था लिखित संविधान में, साझेदारी संलेख में, लेकिन इसमें कोई वेतन या पारिश्रमिक साझेदारों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर साझेदार का हक वहाँ पर पूरा बैठता है, तो वहाँ पर साझेदारी संलेख के अभाव में कोई पारिश्रमिक उन्हें नहीं दिया जाएगा, वह प्रॉफिट में ही हिस्सा पाने के हकदार होंगे। नंबर 4, ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज जो मिलेगा उन्हें, यदि साझेदार अपनी पूंजी के अलावा कोई और पूंजी व्यापार में लगाते हैं, साझेदारी फर्म में लगाते हैं, तो उस पर 6% ब्याज की दर से उन्हें ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वह उस व्यापार में न लगाकर यदि वो बैंक में भी जमा करते या किसी अन्य को भी देते तो उन्हें उस पर ब्याज मिल सकता था, इसलिए उन्हें 6% ब्याज देने का अधिकार है। कितने परसेंट? 6% ब्याज मिलेगा। नंबर 5, संचालन एवं प्रबंध। संचालन एवं प्रबंध का मतलब है कि सभी साझेदार अपनी फर्म में संचालन का दायित्व को पूरी तरीके से संभालेंगे और प्रबंध को भी अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी साझेदार नहीं कर रहा है कार्य, कोई साझेदार कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सभी साझेदारों का पूर्ण अधिकार होगा, सभी साझेदार मिलजुल कर कार्य को करेंगे। फर्म की पुस्तकों को देखने एवं उनकी प्रतिलिपि, सभी साझेदारों का फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार होगा और उनकी प्रतिलिपि लेने का भी अधिकार होगा। सभी साझेदार यह देख सकते हैं कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या चल रही है, तो इसलिए वह पुस्तकों को देख सकते हैं। फर्म के कार्य, और फर्म के कार्यों में जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं फर्म के, वह सभी कार्य को करने का सभी साझेदारों का मिला जुला अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि कोई कार्य कर रहा है कोई कार्य नहीं कर रहा है, सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। मतभेद तथा व्यावसायिक संबंधी निर्णय, कभी कभी आपस में मतभेद भी हो जाता है, तो उसका निर्णय सर्वसम्मति से, यानी कि जिसकी सर्वसम्मति से, यानी कि सभी के जिसके भी ज़्यादा मत होंगे उसी के हिसाब से मतभेद को सुलझाया जा सकता है। वैसा व्यावसायिक संबंधी निर्णय, व्यावसायिक संबंधी निर्णय भी जो ज़्यादा के पक्ष में होंगे वही निर्णय लिए जाएंगे। नया साझेदार का प्रवेश, नया साझेदार का प्रवेश तभी हो सकता है यदि सारे के सारे साझेदार आपस में सहमति जताएं, तभी नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसे ही अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण भी तभी हो सकता है यदि सभी साझेदारों की सहमति हो, तभी वह अवकाश ग्रहण भी कर सकते, बता दिया जाता है। जैसे कि ऐच्छिक साझेदारी होती है, उसमें कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकते हैं साझेदार। संकट में बचाने के लिए भुगतान, कभी कभी कोई साझेदार पर्सनल खर्चे में से फर्म को बचाने के लिए संकट से बचाने के लिए कुछ भुगतान कर देता है अपनी पूंजी में से, तो उस पूंजी का भुगतान करने का अधिकार उस साझेदारी की फर्म को होगा। साझेदारी फर्म को उस पर्सनल जो उसने भुगतान किया है उसे देने का अधिकार होगा। नंबर 12, साझेदार द्वारा फर्म को क्षति। कुछ साझेदार अपने पर्सनल
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्म को स्थिति भी पहुंचा सकते हैं, या अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए फर्म को स्थिति पहुंचा सकते हैं। उसकी स्थिति की भरपाई जो होगी उसके पर्सनल अकाउंट से होगी, यानी कि उसकी कैपिटल से होगी, या वह घर से लेकर आएगा। नंबर 13, फर्म की संपत्ति। फर्म की संपत्ति, जितनी भी संपत्ति होती है, बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, या कुछ भी होता है संपत्ति में, उस पर फर्म का अधिकार होगा, न कि साझेदार का पर्सनल अधिकार। सभी फर्म के सभी सदस्यों का अधिकार होगा उस पर, पर्सनल सदस्य का अधिकार नहीं होगा, यानी कि फर्म का अधिकार होगा। फर्म के प्रयोग द्वारा लाभ, जितना भी फर्म के प्रयोग द्वारा लाभ, जैसे कि पर्सनल साझेदार है, कोई उसका प्रयोग करते हुए कोई अन्य लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उस लाभ को फर्म को देने का अधिकार होगा। जैसे कि कोई मशीनरी का यूज़ करते हुए कोई पर्सनल लाभ ले लेता है साझेदार, तो उसका लाभ का अधिकारी फर्म को ही, यानी कि जितना भी लाभ प्राप्त होगा वो फर्म को देना होगा, तभी वह फर्म का हिस्सा कहलाएगा। बनावट में परिवर्तन। बनावट में परिवर्तन यानी कि इसकी फर्म की कोई बनावट होती है, फर्म की कोई बनावट है तो उसकी बनावट में कोई परिवर्तन करते हैं, यानी कि पहले फर्म किसी अन्य चीज़ की चल रही थी, अब कोई दूसरी फर्म स्टार्ट कर दी है, या उसी को ही चेंज कर दिया गया है, तो उस परिवर्तन होने में उनकी हिस्सेदारी जो कि तो पहले जैसी ही रहेगी। फर्म की अवधि के बाद फर्म की अवधि समाप्त हो जाती है। जैसे कि 2 साल के लिए फर्म स्टार्ट की थी, 2 साल के लिए हमें रखनी है साझेदारी, उसके बाद भी यदि वह जारी रखना चाहते हैं तो वो उनमें हिस्सेदारी सेम टू सेम ऐसी रहेगी जैसे कि पीछे से उनकी चली आ रही है। तो यह थे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कुछ नियम। तो इन्हें अपनी अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में यह क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, तो इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।